डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 41 इक़साद सुन चुके हैं। अब किस्त 42 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को जब ही ओपन करें तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें इत्मीनान हो जाता है कि हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है या आप हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हमारे साथ हैं। तो आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। उसने अपने एक वाकिफ़ कार ड्राइवर की मदद से अमीन के लिए डेरा गाजी खान में नौकरी का इंतज़ाम कर दिया। अगरचे ये शहर अमीन के अपने शहर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, तहम अमीन ने वहाँ काम करने की हामी भर ली। वो एक बार फिर अपने पसंदीदा पेशे में आ गया। शुरू के दिनों में उसने खुद को नए लोगों में अजनबी सा महसूस किया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो इन लोगों में घुलता मिलता चला गया। वो नौशाहबा को अब भी भूला नहीं था, ताहम उसकी यादों की चमकदार अक्स पर गर्द की हल्की सी तह चढ़ने लगी। वक्त तेजी से गुजरता गया। 1, 2 और फिर 3 साल बीत गए। अमीन अब माहिर ड्राइवर था, जिसने लाइसेंस भी हासिल कर लिया। इसकी आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई थी। वो इस अरसे के दौरान में वक्तन फवक्तन करोड़ पक्के का चक्कर लगाता रहा। जब से कंपनी वालों ने उसे बाकायदा ट्रक ड्राइवर बनाया था, उसकी माँ का इसरार बढ़ता चला जा रहा था कि वो जल्द अज जल्द शादी कर ले। उसने अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रखी थी। बकौल उसने जो लड़की तलाश की थी वो लाखों में एक थी। सुगढ़, नेक, सीधी सादी और फर्मा बरदार। इस पर इजाफी खूबी ये कि उसका ताल्लुक एक बेहद गरीब घराने से था। इसका बस चलता तो फौरन अपने बेटे के सर सेहरा सजा देती, लेकिन उसके इस इरादे की राह में अमीन रुकावट बना हुआ था। वो जब भी उसकी शादी का जिक्र करती वो कन्नी कतरा जाता। वो अभी अपने आप में नौशाहबा के अलावा किसी और को अपनी दुल्हन के रूप में देखने की हिम्मत नहीं पाता था। बिलाखिर अमीन की माँ का इसरार इतना बढ़ गया कि अमीन की कुव्वत मुज़ाहमत दम तोड़ गई। वो अपनी माँ की आदत अच्छी तरह जानता था। इसे मालूम था कि अगर उसने मजीद इनकार किया तो माँ आपे से बाहर हो जाएगी। अमीन ने जो ही शादी के लिए रजामंदी जाहिर की, उसकी माँ रशीदन ने अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पिछले कुछ अरसे से इन लोगों की माली हालत कुछ सुधर गई थी। रशीदन ने अमीन के ससुराल वालों से एक माह की तारीख ली थी। अमीन को अपनी शादी से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, चुनांचे उसने किसी मामले में भी मुदाखलत नहीं की। 1 माह बाद अमीन अपनी दुल्हन नसीमा को ब्याह कर अपने घर ले आया। पहली रात को जब अमीन ने नसीमा का घूंघट उठाया तो उसे धचका सा लगा। वो शायद गैर शऊरी तौर पर घूंघट के पीछे से नौशाहबा के दिलरुबा चेहरे का मुंतजिर था। नसीमा का चेहरा उसे बेहद फीका, बेहद अजनबी महसूस हुआ। नसीमा आम सी शक्लो सूरत की सीधी सादी लड़की थी। वो नहायत कसम पुरसी के आलम में जवान हुई थी। उसका चेहरा कड़े वक्त के थपेड़े सह सह कर कुमला गया था। अमीन को उसके चेहरे में नौशाहबा के होश और बाहुसन की झलक भला कैसे नजर आती। उसका रवैया नसीमा के लिए सर्द महरी पर मबनी होता चला गया। नसीमा की जगह अगर कोई तेज तरार लड़की होती तो शायद अमीन के रवैये ही से असल बात भांप लेती, लेकिन उस जैसी सादा लूह लड़की के लिए ये सब कुछ नाकाबिले फहम था। वो अपने शौहर के रवैये को उसकी आदत समझकर अपने मुकद्दर पर राजी बरजा हो गई। अमीन महीने में 2-4 मरतबा घर आता। वो जब तक घर पर रहता उसका रवैया नसीमा के साथ बेहद नारवा होता। वो बेचारी सब्र शुक्र के साथ उसकी हर ज्यादती बर्दाश्त कर लेती। नसीमा की सास रशीदन का रवैया इस मामले में अजीब व गरीब था। उसका बेटा उसके सामने उसकी बहू को बदसलूकी का निशाना बना था, लेकिन वो उसे हरगिज नहीं टोकती। ये सब कुछ उसकी उमंगों के मुताबिक हो रहा था। उसका ख्याल था कि अगर उसके बेटे ने अपनी बीवी के नाज उठाना शुरू कर दिए तो सर पर चढ़ जाएगी। इस सूरत में घर की ममलिकत पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ जाती। ये रशीदन को हरगिज गवारा नहीं था कि उसकी बहू उसके बेटे को वक्तन फवक्तन अपनी बहू के खिलाफ भड़काती रहती। औरत पाँव की चूती है मीनू बेटा, इसकी जगह पैरों ही में है। अगर तुमने इसे जरा भी ढील थी तो ये सर पर चढ़ जाएगी। तू मेरा बेटा है, मुझे यकीन है कि तू जन मुरीद नहीं बन सकता। अमीन के दिल में नसीमा के लिए तो वैसे भी कोई जगह नहीं थी, फिर वो अपने ऊपर जन मुरीदी का ठप्पा क्यों लगवाता। इसका रवैया नसीम से बदतर होता चला गया। रशीदन खुद भी वक्त बेवक्त नसीमा को धुतकारती रहती। अपनी औकात याद रख भिखारी के औलाद, जब से तू इस घर में आई है पूरे घर पर नाहुज़त छा गई है। पहचान से बेटे का चेहरा भी रोज रोज कुमलाता जा रहा है। अम्मा, आप मुझे जो जी चाहे कहें, लेकिन खुदा के लिए मेरे मरे हुए बाप को तो कुछ ना कहा करें। हम गरीब जरूर हैं मगर भिखारी नहीं, नसीमा धीमी आवाज में कहती। हाँ तो तू राजा की बेटी है ना, तेरी रानी माँ ने तेरे साथ सोने से भरे हुए संदूक भेजे थे ना, इन्हीं संदूकों से तो हमारी दाल रोटी चल रही है।
रशीदन अपने बेटे के सामने नसीमा को ताने और कोसने देती रहती और वो भी सुनता रहता। वो अपनी बीवी के हक में बोलकर जन मुरीद तो नहीं बन सकता था ना। अमीन की शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि रशीदन को अपने पोते पोतियों की लगन सताने लगी, जिनकी आमद के फिलहाल कोई आसार नहीं थी। रशीदन को एक नया ताना मिल गया, पता नहीं इस मनहूस के बच्चे होंगे भी कि नहीं, मुझे तो खतरा है कहीं यह बाजी ना हो। नसीमा ये सब सुनती और किसी कोने खुदरे में चुप कर बिलक बिलक कर रोती। वो अपनी गलतियों को तो किसी न किसी तरह दूर कर लेती, लेकिन कुदरत की मर्जी में वो कैसे दखल दे देती। उसकी हिसास तबीयत के लिए ये सब कुछ तेजाब की तरह था। रोज रोज की बिलाजवाज लानत मुलामत पर वो दिल ही दिल में कुड़ती रहती। जब भी ऐसी कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती, उसका खाना पीना छूट जाता। उसकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक और शगुफ्तगी रुखसत हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि उसका कसूर क्या है। उसने अपने शौहर और अपनी सास का क्या बिगाड़ा है कि वो दोनों उसको एक पल के लिए मुआफ करने को तैयार नहीं है। इसके बस में महज आंसू बहाना था जो वो दिल खोल कर बहा थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके वजूद में जिंदगी की रमक कम होती चली गई। शादी के तकरीबन 1 साल बाद नसीमा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। रब्बे जुल जलाल ने उसकी आंसुओं भरी इल्तिजा को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्शा। उसकी कोख में एक मासूम वजूद परविश पा रहा था। इस खबर को सुनकर रशीदन बहुत खुश हुई। उसका रवैया अपनी बहू के साथ कदरे बेहतर हो गया। नसीमा को उम्मीद थी कि इस खुशखबरी को सुनकर आमीन के रवैये में भी मुस्बत तब्दीली आएगी, लेकिन उसका यह ख्याल उसकी खुशफहमी साबित हुआ। अमीन अपनी बीवी के लिए बदस्तूर बेमहरी और बेहिसी का रवैया अपनाए हुए था। नसीमा ने अपनी सास के किसी कदर बेहतर रवैये ही को अपने लिए गनीमत समझा। जूं जूं वक्त गुजरता गया, नसीमा की जिस्मानी हालत में अबतरी आती चली गई। उसे दिन रात चक्कर आते, खून की कमी से उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसे आराम की और ताकतवर ग़िज़ाओं की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन उसे ये सब कुछ कौन मुहैया करता। उस दिन अमीन अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को सर पर दुपट्टा बांधे झाड़ू देते देखा। कमजोरी की वजह से उसके लिए झुककर झाड़ू देना मुमकिन नहीं था, चुनांचे वो जमीन पर बैठकर झाड़ू दे रही थी। नसीमा ने अपने शौहर को देखा तो उसने उठकर खड़ा होना चाहा। एन उसी वक्त उसे जोर का चक्कर आया और वो एक बार फिर जमीन पर बैठ गई। उसकी सास रशीदा करीब ही चारपाई पर बैठी चालिया कुतर रही थी। उसने सब कुछ देखा मगर अपनी बहू को संभालने की कोशिश नहीं की। उसके नजर में यह सब मामूल की बात थी। अमीन जाने किस तरंग में था, इसलिए उसे अपनी बीवी पर बेसाख्ता तरसा गया। उसने नसीमा को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। रशीदन ये सब कुछ बगौर देख रही थी। इसे यूं लगा जैसे उसका फर्माबरदार बेटा उसके हाथों से फिसलने लगा है। इस रोज काफी अरसे के बाद अमीन ने अपनी बीवी से नर्म लहजे में कुछ बात की। नसीमा को यूं महसूस हुआ जैसे उसके दिल के जख्मों में ठंडक पड़ रही है। इसी रोज शाम को अमीन अपने दोस्तों के हमरा घूमने निकला तो वापसी पर वो कुछ फल भी खरीद कर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों सो चुकी थी। उसने फल अपने कमरे की मेज पर रखे और खुद भी सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में एक हशर बरपा था। इसकी माँ नसीमा को बुरी तरह लताड़ रही थी। वो उसे चुड़ैल और जादूगरनी के खिताबात से नवाज रही थी। उसने अमीन को देखा तो उस पर भी बरस पड़ी। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मीनू, तू भी जोरू का गुलाम बन गया, तू भी इसके त्रिया चिलित्तर से फरेब खा गया। ये सिर्फ तेरे सामने भीगी बिल्ली बनी रहती है। तू जो ही घर से जाता है ये अपने असल रूप में आ जाती है। ये मुझसे लड़ती झगड़ती है। ये सब कुछ मैंने तुझे इसलिए तो नहीं बताया कि ये सब कुछ जानकर तुझे गुस्सा ना आ जाए और तू ऐसी वैसी कोई हरकत न कर गुजरे। अच्छा तो ये बात है। अमीन ने खूनी नजरों से नसीमा को घूरा। सुन रही है तू अम्मा क्या कह रही है? नसीमा की आंखें अश्कों से धुंधला गई। उसके हल्के में आंसुओं का गोला सा अनफंसा। उसने अपनी सफाई पेश करना चाही, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकल नहीं सका। वैसे भी उसकी बात का यकीन कौन करता। वो चुपचाप खड़ी आंसू बहाती रही। अरे बोलती क्यों नहीं हराफा, क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? मेरा बेटा तेरे टसुओं के फरेब में आने वाला नहीं है। रशीदन ने जहरीले लहजे में कहा, कान खोल कर सुन ले, मेरा बेटा तेरा गुलाम नहीं बनेगा। अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसे दूध नहीं बख्शूंगी। इस रोज के बाद नसीमा के नसीब की तीरगी कुछ और बढ़ गई। इसके लिए अब चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद वो जैसे तैसे घर का सारा काम करती। उसकी सास उसके काम में हाथ बटाने की बजाय इसमें और इजाफा कर देती। अमीन जब घर आता तो रशीदन बार बार नसीमा को ताने देती। खामद को देखते ही तेरे बहाने शुरू हो जाते हैं। कभी सर में दर्द, कभी दिल घबरा रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं। तो चाहती है कि मेरा बेटा तेरी पाइंती बैठकर तेरी तीमारदारी करे, लेकिन फिक्र न करे, तेरी ये चाल हरगिज कामयाब नहीं होगी। मेरा बेटा तेरे किसी चक्कर में नहीं आएगा। नसीमा अपनी सास की किसी बात का जवाब न देती। वो सिर्फ उस उम्मीद पर जिंदा थी कि जब उसके यहाँ कोई औलाद पैदा होगी तो उसके शौहर का रवैया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा।
छठा महीना शुरू होने तक नसीमा की सेहत हद से ज्यादा गिर गई। इसके चेहरे का रंग हल्दी जैसा हो गया। कमजोरी की वजह उस पर गशी के दौरे पड़ने लगे। वो कई घंटे बेसुध पड़ी रहती, लेकिन उसकी सास के दिल में जरा रहम तक न आया। उस दिन अमीन कराची का फेरा लगाकर अपने घर लौटा था। उसका ट्रक उसके साथ ही था। वो रात भर अपने घर रुककर सुबह सवेरे कोयटा जाने वाला था। वो घर में दाखिल हुआ तो एक हंगामा उसका मुंतजिर था। उसकी माँ उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी। बस बस, बहुत हो चुका मीनू, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब इस घर में तुम्हारी चाहती बीवी रहेगी या फिर मैं। रशीदन के लबों के सिरों से कफ बह रहा था। कुछ बताओ तो सही अम्मा, क्या आखिर हुआ क्या है? अमीन ने बेजार से लहजे में कहा। ये तू उस नागन से पूछ, सुबह से अटवाई कटवाई लिए पड़ी है, ना कुछ खाया ना पकाया। कल रात से एक कील भी उड़कर मुंह में गई हो तो आराम है। मैं अपने वास्ते कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी मीनू बेटा, वरना तेरी बीवी तो मुझे फाको मार देगी। तुम क्या कह रही हो अम्मा? मेरे होते हुए ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं इसे तीर की तरह सीधा कर दूंगा। अमीर गुस्से में फुनकारता हुआ नसीमा के कमरे में दाखिल हुआ। वह आंखें खोले पड़ी थी, लेकिन इसकी आंखों में जिंदगी की चमक दम तोड़ रही थी। अमीन एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर उस पर बरस पड़ा। इसके मुंह में जो आया वो बकता चला गया। उसने नसीमा को और उसके माँ बाप को गंदी गंदी गालियां थी, खौफनाक धमकियां थी। उसने उसे साफ साफ बता दिया कि अब वो इसकी रोज रोज की ड्रामेबाजी से तंग आ चुका है। इसके लहजे में जहर था जो नौशहाबा से महरूम होने के बाद उसकी शख्सियत में पूरी तरह रच बस चुका था। नसीमा ने शायद अपनी सफाई पेश करना चाहिए, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके मुंह से बेमानी बुड़बड़ाहट के अलावा कुछ नहीं निकल सका। अमीन ने उसकी बात सुनने की जहमत ही गवारा नहीं की। वो पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा तो अपनी माँ के लिए खाना साथ लाया था। खुद वो बाहर ही खाना खा चुका था। वो कमरे में पहुंचा तो नसीमा की आंखें बंद थी। वो उसे नाराजी से घूर रहा था कि उसकी माँ उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। अब अपनी आंखों से देख लो कैसे पैर फंद किए पड़ी है, जैसे इसकी जान निकल गई है। मैंने इसके सराहने खाना रखा, मगर बेगम साहिबा ने इसे हाथ भी नहीं लगाया। मरती है तो मरने दो, तुम जाकर सो जाओ, मुझे भी सोने दो, सो मुझे जल्दी जाना है। रशीदन दालान में जाकर अपने बिस्तर पर जा लेटी। अमीन खुद भी बुरी तरह थका हुआ था। बिस्तर पर लेटती उसकी आंख लग गई। वो रात का जाने कौन सा पहर था जब अमीन की आंख खुल गई। उसने नसीमा की आवाज सुनी। वो लरजती हुई आवाज में कह रही थी, पानी। अमीन बहुत गहरी नींद से जागा था। इसे नसीमा की बेबाकी पर शदीद गुस्सा आया। उसकी बीवी होकर उस पर हुक्म चला रही थी। बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे, लेकिन इसकी बीवी इससे खिदमत लेना चाह रही थी। इसकी माँ सही कहती थी, जिसकी बीवी वाकई इसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। वो ये सब कुछ हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं कि तेरी खिदमत करता फिरूं। आइंदा कोई ऐसी बात की तो तेरी जुबान हल्क से खींच लूंगा, अमीन ने गरिजदार आवाज में कहा। नसीमा ने एक लम्हे के लिए आंखें खोलकर उसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। अमीन एक बार फिर नींद की मीठी गोद में खो गया। सुबह को जब उसकी आंख खुली तो सूरज खासा ऊपर आ गया था। नसीमा अभी तक मुंह लपेटे पड़ी थी। इसकी ढटाई देकर अमीन का खून खौल उठा। वो उसे अच्छी तरह सुनाना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। चुनांचे उसने नसीमा को उसके हाल पर छोड़ा और बेचुताब खाता हुआ घर से बाहर निकल आया। इसे अपनी माँ भी नजर नहीं आई, शायद वो कहीं इधर उधर गई हुई थी। अमीन अपने ट्रक में बैठा और सीधा बलोचिस्तान रवाना हो गया। उसे जोब से सेबों की पेटियां लाद कर कराची पहुंचानी थी। 5 दिन बाद जब वो कराची से होकर डेरा गाजी खान वापस आया तो एक वहशत खेज खबर उसकी मुंतजिर थी। 5 दिन पहले करोड़ पक्के से तार आया था कि उसकी बीवी अचानक फौत हो गई है। यह खबर सुनकर अमीन को जबरदस्त दिमागी झटका लगा। वो नसीमा को कितना ही नापसंद करता था, बहरहाल वो थी तो उसकी बीवी। सदमे और अफसोस से ज्यादा इस पर हैरानी का गलबा था। तार में किसी किस्म की तफसील नहीं थी। अमीन फौरन करोड़ पक्का रवाना हो गया। वो तमाम रास्ते में इसी अधेड़ बुन में लगा रहा कि आखिर नसीमा को अचानक हुआ क्या। वो तो उसे बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ कर आया था। अमीन अपने घर में दाखिल हुआ तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर में कदम रखते ही इतने भयानक सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया कि उसका दिल खौफ से कांप उठा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे ये बेहिस दीवारें अभी बैन करने लगेंगी। अमीन का दिल किसी आसे भी हाथ के मुट्ठी में भिंचा जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नसीमा वाकई इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नाराज होकर चली गई है। एक गंभीर एहसास ज़िया उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसकी माँ शायद अड़ोस पड़ोस में कहीं गई हुई थी। अमीन अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर नसीमा की खाली चारपाई पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो सुन सा होकर रह गया। वो पुजमुर्दा सा होकर अपनी चारपाई पर ढह गया। उसके ज़हन में अभी तक यही ख्याल चकरा रहा था
کہ نسیمہ کی اچانک موت کی وجہ کیا ہے۔ امین کی ماں گھر واپس آئی تو امین اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے چند لمحے توقف کے بعد جھجکتے کہا، اوپر والے کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا مینو پتر، اس کی زندگی اتنی لکھی تھی، لیکن اسے ہوا کیا تھا اماں؟ امین نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ اللہ ہی جانے بیٹا، اس دن تم صبح ٹرک لے کر چلے گئے تھے، میں نے دوپہر تک اس کا اٹھنے کا انتظار کیا، جب وہ نہیں اٹھی تو میں نے اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی تو اس کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ رشیدن نے جھرجھری سے لے کر کہا۔ امین کے دماغ میں زبردست دھماکہ ہوا، مرتی ہے بھوکی تو مرنے دو۔ اس کے کانوں میں اس کی اپنی ہی آواز گونجی۔ نسیمہ نے اس کی بات مان لی تھی، وہ مر گئی تھی، لیکن نہیں، وہ مری نہیں، اسے قتل کیا گیا تھا۔ کون تھا اس کا قاتل؟ پانی؟ اس کے کانوں میں لرزتی ہوئی ایک آواز گونجی۔ اسے چوک کر نسیمہ کے چارپائی کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا کر ڈالا میرے خدا؟ شدید احساس جرم اس کے وجود کو پاتال کی گہرائیوں میں لے جا رہا تھا۔ صرف پانی ہی تو مانگا تھا اس نے، ایک گلاس پانی پلانے سے میرا کیا بگڑ جاتا؟ اس نے تو مجھ سے کبھی نہیں کچھ مانگا تھا، پہلی بار اس نے کوئی شہد طلب بھی کی تو اتنی بے قیمت، میں اتنا بدفطرت کیوں بن گیا تھا؟ وہ تو مجھے ایک ایسا انمول تحفہ دینے والی تھی کہ جسے پا کر ہماری زندگی میں رنگ ہی رنگ بکھر جاتے۔ میں اتنا ہی کم ظرف نکلا کہ اس تحفے کو خوش آمدید نہیں کہہ سکا۔ وہ بیمار تھی، شدید بیمار۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے کپکپاتے ہاتھ پاؤں دیکھے، اس کے باوجود میری آنکھیں نہ کھلی۔ میری ماں نے اسے بہانے باز کہا اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں خواب خرگوش میں گم رہا۔ اپنے آخری وقت میں وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں قاتل ہوں، ہاں میں قاتل ہوں، ایسا قاتل جس کی بے رحمی اور صفاقی کی مثال شاید ہی کوئی پیش کر سکے۔ قاتل تو چند لمحوں میں اپنے شکار کو سانسوں کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن میں تو اسے ایک عرصے سے کچوکے دے دے کر موت کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ بیچاری آہوزاری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امین کو ایک لمحے کے لیے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ بھی نسیمہ کے قتل میں برابر کی شریک تھی، لیکن نہیں، اصل قصوروار امین ہی تھا۔ اگر وہ اپنے رویے کو صحیح رکھتا تو اس کی ماں کو بھی اپنے بہو سے بدسلوکی کی ہمت نہ ہوتی۔ جس عورت کو اس کا شوہر عزت نہ دیتا ہو، اس کے لیے بچہ اس کے لیے ہر کوئی دو دھاری تلوار بن جاتا ہے۔ نسیمہ خاردار جھاڑیوں میں اٹکی سسکتی رہی اور امین نوشابہ کی گم گشتہ وجود کی خوشبو کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ امین دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ معصوم تھا، لیکن اس کے ضمیر نے اسے مجرم ٹھہرا دیا۔ دنیا کی عدالت سے موت کی سزا پا کر تو شاید چند منٹوں میں اس کے اعمال کی سزا مل جاتی، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جو سزا سنائی وہ اسے اپنی زندگی کے آخری پل تک بھگتنی تھی۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے وجود سے شدید نفرت کرے اور اس کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور ہو۔ اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں ٹھہر سکا۔ مینو استاد نے کرب سے بوجھل آواز میں کہا۔ میں اسی وقت گھر سے نکلا اور سیدھا ڈیرا غازی خان آ گیا۔ اس دن کے بعد میں کبھی کروڑ پکا نہیں کیا۔ میں تو نسیمہ مرحومہ کی قبر پر بھی جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کس منہ سے جاتا میں وہاں؟ اس کے لہجے میں پچھتاووں کی طرف تھی۔ میری ماں نے مجھے بے شمار خط لکھے کہ میں گھر آؤں، لیکن میں کبھی واپس نہیں گیا۔ البتہ میں اس کے خرچ کے لیے پیسے بھجواتا رہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں کراچی کا پھیرا لگا کر لوٹا تو اطلاع ملی کہ میری ماں بھی فوت ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع بھی ہفتہ بھر پرانی تھی۔ میری ماں کو محلے والوں نے مل جل کر اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ اس طرح میرا اس شہر سے آخری تعلق بھی ختم ہو گیا۔ مینو استاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے توقع رہی ہوگی کہ میں کچھ کہوں گا، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نکل نہیں سکا۔ اس نے اپنی المناک آپ بیتی میں اپنی ماں کو کم سے کم قصوروار ٹھہرایا تھا، لیکن میری نظر میں ثانیہ کے اصل ذمہ دار اس کی ماں تھی۔ اس سنگ دل جاہل عورت نے اپنے بیٹے کے بسے بسائے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، میری زندگی کو تباہ کرنے کی ذمہ دار بھی میری ماں تھی۔